स्वागत है आपका सतीश जी नई परख के मंच पर। आज अखबारों से भी पता चला है और 6 तारीख को घोषणा भी की गई थी कि कॉकरोच एक हफ्ते बाद फिर से लौटेंगे इसी जंतर मंतर के धरना स्थल के ऊपर, अगर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया। जैसा कि हम मेरा अंदाज है और आप भी उस अंदाजे की तस्दीक करेंगे, ये कोई इस्तीफा नहीं होने वाला है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देने वाले हैं। तो कॉकरोचों की परीक्षा होगी। वो आएंगे, देखें वो क्या करते हैं। वो कहते हैं राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे, लेकिन इसमें साथ में एक ये भी पहलू दिखाई पड़ रहा है, जिस तरीके से सत्ता पक्ष के समर्थक, उनके जो खैरख्वाह हैं, जो मीडिया मंचों पे बोलते हैं, अखबारों में लिखते हैं, वो लोग पूरे मामले को इस तरीके से पेश कर रहे हैं कि विपक्ष चूंकि मौके से नदारद है, विपक्ष मुद्दे नहीं उठा रहा है, उसने एक स्पेस छोड़ दिया है, विपक्ष ने एक जगह खाली कर दी है उसने, और उसके अंदर काकरोचों को एक लोकप्रियता हासिल हो रही है। वो स्पेस, तो इस बात को लेकर इस काकरोचों की आड़ में विपक्ष को रन डाउन भी किया जा रहा है, मतलब विपक्ष की साख को और गिराने की कोशिश भी की जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी वाले ये जो काकरोचों वाला जो फिनोमेना है, ये पूरी जो परिघटना है काकरोचों वाली, जो ऑनलाइन परिघटना है मुख्य तौर पर, इसकी मदद से कुछ लड़ाई को तितरफा वगैरह बनाना चाहते हो, तो इससे तो भारतीय जनता पार्टी को ही पूरा लाभ है। सतीश जी। धन्यवाद अभय जी। देखिए, अगर ये विपक्षी पार्टियों का INDIA का मीटिंग अगर 6 तारीख को निर्धारित नहीं होता, तो ये कॉकरोच वाले हो सकता है आ ही नहीं पाते, और अगर आए हैं तो समय भी आप देखिए, जिसके वजह से 6 तारीख वाली जो इनकी बैठक थी INDIA वालों को की, उसको 8 रख दिया गया। आज रखा गया। ये मुझे संयोग नहीं लगता। इसके पीछे कुछ न कुछ होगा। तो जो आपकी आशंका है, जो आपकी रीडिंग है, ये मैं आपसे उस बारे में सहमत हूं कि अगर विपक्ष की भूमिका, विपक्ष का की चुनौती अगर 3 तरफा हो जाए, तो ये तो सही बात है कि हमें तो फायदा होता है। भले ही हमारे किसी मंत्री का भी इस्तीफा मांग रहे हो, है ना, लेकिन अगर 3-4 लोग मांगे, आज क्या हो रहा है? आज तो वही हो रहा है ना कि INDIA वाले एक बैनर के तहत, एक छाते के तहत, एक छतरी के तहत इकट्ठे हो रहे हैं। तो अब शायद मिल के मांगेंगे, हो सकता है, और कुछ एक चीजों पे तो एक हो ही जाएंगे। तो हमें लगता है ये मेन बात ये है। मैं समझता हूं जो विपक्ष की जो मीटिंग है आज, विपक्षी पार्टियों का आपस में अंतर विरोध के बावजूद, विरोधाभासों के बावजूद, एक राजनैतिक धमाके की तरह, मैं तो इसको इस तरह से देखता हूं। धमाके से, जब मैं धमाका कह रहा हूं, तो उसके पीछे कोई कारण मैं सोचता हूं। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद INDIA की बैठक या उनका जो इकट्ठा चुनौती है, वो सरकार को नहीं मिल पाई थी, जबकि हमने इतिहास में देखा है कि 51 लोकसभा सांसद लेकर के लोग प्रधानमंत्री बन गए। तो वो चुनौती उस वक्त नहीं दी गई थी, उसके अलग कारण होंगे। और अब जब इन विभिन्न बहुत ही चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में अगर ये मीटिंग हो रही है, तो मीटिंग खाली गर्मी में छाछ पीने के लिए तो नहीं हो रही होगी। अगर वो मीटिंग हो रही है, मुझे लगता है कि इसके तरंग, इसकी गूंज है बहुत दूर तक है। और कॉकरोच वाली बात जो आपने पूछी है, हो सकता है, देखिए, धर्मेंद्र प्रधान को जाना है, जाना पड़ेगा, ये जाना पड़ेगा। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं कि इसका क्रेडिट जो है, हो सकता है कि काकरोच को दे दिया जाए, तिलचट्टों को दे दिया जाए कि भाई आपने ये जो युवा वर्ग है, जो जेन जी जिसको कहलाता है, उसकी त्रासदी है, उसकी व्यथा है, उस चीज को देखते हुए सरकार तो बहुत संवेदनशील है। सार्वजनिक हित में, युवाओं के हित में, देश के भविष्य के हित में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और करा दिया जा रहा है, हटा दिया जा रहा है। बात यह है कि इस्तीफा होगा कब, मेन बात यह है।
अभी जब काकरोच पार्टी ने एक मियाद भी रख ली है पहले ही से कि भाई इतना तारीख को हम लोग आएंगे, तब तक हो जाना चाहिए इसकी, तो हो सकता है कि जब राजनैतिक ड्रामा नौटंकी बिसात बिछाई जाती है तो हो सकता है कि अगले बैठक तक भी इस्तीफा ना हो, लेकिन और वो फुल ड्रामा हो, उसके बाद तो वो होना तो है ही, इसमें से कहीं दो राय नहीं। अब काकरोच का कंपटीशन आईएनडीआईए वाले कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि हमने सुना है कि कांग्रेस पार्टी के भी प्रदर्शन बहुत जगह चल रहे हैं, लेकिन उसकी कोई उस तरह से रिपोर्टिंग नहीं हो रही है। हालांकि कॉकरोच के बारे में भी हमें सुनने में आया कि राष्ट्रीय सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया में ये उसको लेकर जो जनसंपर्क विभाग है काफी एक्टिव था, और शायद मेन स्ट्रीम मीडिया में उतनी जगह उसको नहीं मिली। तो यही सब मुद्दा होता है ना। आपको याद होगा अभय जी, मुझे तो भली भांति याद है, आपको हमसे ज्यादा ही याद हो, कि भारत स्वाभिमान ट्रस्ट बना था तो पहला जो अन्ना आंदोलन नहीं था, वो रामदेव आंदोलन था। और जब सलवार कमीज पहन के भागे, उसके बाद अन्ना जी अवतरित हुए, वो अन्ना आंदोलन में तब्दील हुआ। और उस आंदोलन को, जो कि बाद में पता चला, बाद वाला या पहले वाला भी, दोनों किस तरह से इसका प्रायोजन किया गया था, प्रायोजित था, वो बाद में धीरे धीरे सामने आया। लेकिन इतना सच है कि उस समय की सरकार ने उस आंदोलन को बहुत ही बेकार तरीके से उसको हैंडल किया था, इससे वो आंदोलन बढ़ा। इनको तो आए, अमेरिका से आए, बड़ा आराम से आ गए और सब परमिशन वगैरह मिल गया, प्रदर्शन भी हो गया, सब कुछ हो गया, एजेंडा भी हो गया, इनकी पार्टी भी बन गई, 3 स्पोक्स पर्सन भी बन गए। तो ये सीमित डिमांड के लिए तो नहीं आए हैं, और जब सीमित डिमांड के लिए नहीं आए हैं तो इसका मतलब है कि एक असीमित, अघोषित, अदृश्य एक एजेंडा इनका नहीं किसी और का भी हो सकता है, जिसके ऊपर ये काम कर रहे हैं, इनसे काम लिया जा रहा है। अच्छा, तो आपके इस विश्लेषण से एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट होती है, जो आपने बहुत स्पष्ट रूप से कहा भी, कि देर सवेर हो सकती है लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा, पहली बात। और उस इस्तीफे का श्रेय किसी भी तरीके से एनएसयूआई, जो कि सारे देश में प्रदर्शन कर रही है, जगह जगह हर प्रदेश मुख्यालय पे प्रदर्शन हो रहे हैं, उनके ऊपर वाटर कैनन चलाई जा रही है और थोड़ा उनकी गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, दूर जाके छोड़ दिया जाता है, दमन जैसा होता है, एक सॉफ्ट किस्म का दमन इस तरह के आंदोलनों का वो चल रहा है उसके ऊपर। तो उसको श्रेय न जाने पाए, उसका श्रेय जो है वो काकरोचों को दे दिया जाएगा श्रेय। ये पूरी योजना एक तरह से एक विश्लेषणात्मक परिप्रेक्ष्य के तहत दिखाई पड़ रही है, और ऐसी बातों के कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं होते हैं, उनके लिए परिस्थिति जन साक्ष्यों का ही इस्तेमाल करना पड़ता है, और एक विश्लेषणात्मक परिप्रेक्ष्य के जरिए हम उस चीज को समझते हैं। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। और जिस तरीके से वहां से आए हैं ये, और जिस तरह से अवतरित हुए हैं, एक तरह से जैसे अभी कल एक मित्र ने कहा भी कि जैसे कोई लेनिन अवतरित हुए हों क्रांति करने के लिए, फिनलैंड से आए और सोवियत संघ में क्रांति हो गई, इस प्रकार का खुमैनी आए वहां से पेरिस से और ईरान में इस्लामिक क्रांति हो गई, मतलब उस अंदाज से मतलब जो है ये लोग अवतरित हुए और फिर पूरा उनका जमावड़ा वगैरह भी हुआ। खैर, इसको तो हम लोग यहाँ तक के बाद थोड़ा सा एक तरफ रखते हैं। फिर आपने एक और बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया। वो वक्तव्य ये है कि जो इंडिया गठबंधन की बैठक, जो मेरे ख्याल से या तो चालू, हम लोग जब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इसकी, या तो चालू हो गई होगी या होने वाली होगी, और जो 3-4 घंटे में उसका एक नतीजा भी निकल के आ जाएगा। आपने कहा ये किसी धमाके से कम नहीं है बैठक, इससे आपका क्या तात्पर्य है? धमाके से कम नहीं। मैं ऐसा मानता हूं, मैंने उसका उदाहरण भी दिया कि 2024 के चुनाव के बाद जो एक विपक्षी पार्टियों का समूह अगर चैलेंज नहीं प्रस्तुत करता है कि वो भी सरकार बना सकते, उसकी कोई गतिविधि नहीं हुआ। ऐसे लगा कि जैसे सरेंडर बोल दिया कि भाई चुनाव के नतीजे आ गए, कांग्रेस पार्टी के 99 या 100 सीट आ गए,
सबके इतने हो गए, इन्होंने उम्मीद भी नहीं थी, उम्मीद से बहुत ज्यादा हो गया, छोड़ो जी, अब कोई काम नहीं, अब सो जाओ। अगर उसके बाद लंबे समय बाद अगर टूटे फूटे कई निकल भी गए, कई लोगों ने अपनी बाहें भौहें भौएं सब तानी, ये सब हुआ, तो उस दौरान में जब 12 प्रकार के कॉकरोच से परेशान है भारत की सरकार, मतलब मोदी सरकार, 12 तरह के कॉकरोच हमने गिना है। अच्छा। एक समस्या थोड़ी है, एक समस्या थोड़ी है। तो अगर उन समस्याओं के बीच, उन चुनौतियों के बीच, और आर्थिक से लेके, सामाजिक से लेके, विदेशी से लेके, अब सब जोड़ लीजिए, 12 है, मैंने जोड़ा है। तो उसको देखते हुए, और ये भी कि पूरा विपक्ष धाराशायी था। हाँ, एक मित्र ने कहा कि शमशान बैराग है, तो वो है, और ममता ध्वस्त हो गई पूरी तरह से, और पूरी उनकी पार्टी भी आजकल में ध्वस्त होगी, सेंट्रल में भी, पार्लियामेंट में भी। जी जी। कई तरह की पार्टियां जो है, आंचलिक पार्टियां ध्वस्त हुई। उसके बाद ये आ रहे हैं, तो ये हो सकता है कि भाई एग्जिस्टेंस का संकट होता है तो सब मिल जाता है, ये होता है। लेकिन अब ये एक, अब जो आ रहे हैं वो एक प्रकार से अघोषित कांग्रेस के सरपरस्ती में आ रहे हैं, ये जुट रहे हैं। अब वो पिछली वाला जो है ना, मसल फुला के कोई नहीं आ सकता, लेकिन आ रहे हैं, और मीटिंग हो रही है। कांग्रेस ने ये मीटिंग आहूत की है, और मोटा मोटी अगर आप डीएमके को छोड़ दीजिए, तो डीएमके तो हम मानते हैं कि वो कांग्रेस के लिए लॉस है, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन देर सवेर हो सकता है वो एनडीए में चले जाए, लेकिन आ भी सकता है। भाई गठबंधन तो चुनाव के बाद बनते हैं अधिकतर, उसके बाद कभी यूपी हो जाएगा, कभी नेशनल, कुछ भी हो जाएगा, हो जाता है। तो वो बात एक है, और सब जुटे, सब तैयार हुए, सबके रुख बदले, सबके सुर बदले, सबको समझ में आया कि भाई अकेले तो लड़ना संभव नहीं है। हालांकि सब अभी तक तो अकेले ही लड़ रहे थे मोदी, लेकिन सब अगर एक साथ आ रहे हैं, वो बात सही है कि इनके विरोधाभास और ये सब रहेंगे, अभी भी रहेंगे, लेकिन अगर कॉमन पॉइंट पर एक जगह मिल रहे हैं, तो खाली कॉफी पीने के लिए, चाय पीने के लिए तो नहीं मिल रहे हैं। और इनका मिलना ही मैं समझता हूं कि ये घटना, क्योंकि आपको याद होगा, हम सबको याद है कि 2024 की चुनाव से पहले देर हुई थी INDIA गठबंधन के, उसमें एक डिलेइंग टैक्टिक्स था सब तरफ, और मोदी जी ने एक मोदी सब पर भारी 400 सीट का लक्ष्य, लेकिन एक टूटा फूटा INDI ही वो बीजेपी को 240 पर उतारने में सफल रहा। और बीजेपी की श्वास नली उत्तर प्रदेश में तो एक तरह से मैं कहूंगा कि मिट्टी पलीद हो गई बीजेपी। तो अब जब समस्याएं बढ़ रही हैं, चुनौतियां बढ़ रही हैं, कई ऐसी विपक्षी पार्टियों के अपने व्यक्तिगत अरमान हैं, वो सब भी नीचे जा रही है। वैसे परिस्थितियों में सरकार परेशान है, बहुत तरह की चुनौतियां एक साथ हैं, अर्थनीति, आर्थिक फ्रंट से लेके विदेश तक सब कुछ, और लगातार एक चुनाव पर चुनाव ये जीते जा रहे हैं, लेकिन चुनौती पर चुनौती हर दिन खड़ी होती जा रही है। तो ये इन परिस्थितियों में इनका मिलना, ये मैं समझता हूं एक महत्वपूर्ण घटना है, और राजनैतिक रूप से एक धमाके की तरह। अच्छा, अब आपने जो विश्लेषण किया उससे एक बात और निकलती है, वो उसकी कोरोलरी है आपके विश्लेषण की, मतलब उसका एक तार्किक फलितार्थ है उसका। वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथों कई क्षेत्रीय शक्तियों का पराभव हुआ। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजू जनता दल का पराभव हो गया भाजपा के हाथों, बहुत जबरदस्त हुआ। उससे मुझे लगता नहीं कि अभी तक वो पूरी तरीके से उबर पाया है बीजू जनता दल। इसके बाद में अब तृणमूल कांग्रेस का हाल ही में पराभव हुआ। द्रमुक का पराभव भाजपा के हाथों से नहीं हुआ, लेकिन एक नई क्षेत्रीय शक्ति वहां से उभरी, टीवी के सुपरस्टार विजय की, उसके हाथों उनका पराभव हो गया उनका। तो और आम आदमी पार्टी का भी पराभव भाजपा के हाथों दिल्ली में हुआ। तो क्षेत्रीय शक्तियां जिस तरीके से भाजपा के हाथों पराजित हुई हैं, उससे ऐसा लगता है कि हालात इस तरीके के बन रहे हैं
इससे कांग्रेस को एक जबरदस्त फॉरवर्ड मूवमेंट प्राप्त हुआ है विपक्ष की राजनीति में, और बीजेपी जाने अनजाने राजनीतिक घटनाओं का जो एक क्रम है, उस क्रम के तहत वो कांग्रेस को अपना मुख्य प्रतिद्वंदी बनाए दे रही है बीजेपी। और जो बात बीजेपी को लाभकारी लग रही है बहुत ज्यादा, हमने ये चुनाव जीत लिया, वो चुनाव जीत लिया, वो पार्टी तोड़ दी, महाराष्ट्र में क्या कर दिया, फलानी जगह क्या कर दिया, लाभकारी लग रही है। हो सकता है ये सारी चीजें संचित होते हुए भारतीय जनता पार्टी के लिए अंत में एक नुकसानदेह स्थिति में बदल जाए, क्योंकि अगर कांग्रेस के हाथ में विपक्ष का नेतृत्व मजबूती से आ गया, जो आपके विशेष से भी लगता है, और उसके हालात बन रहे हैं, अभी नहीं आएगा तुरंत, लेकिन समय लगेगा उसके अंदर, लेकिन उसके हालात बन रहे हैं, अगर ऐसा हो गया तो फिर भाजपा विपक्ष की एकता से सबसे ज्यादा घबराती है। जिस चीज से सबसे ज्यादा मोदी जी और भाजपा घबराती है, वो विपक्ष की एकता से घबराती है। विपक्ष बिखरा रहेगा तभी सत्ता में रह पाएंगे, वरना नहीं रह सकते। अभय जी, इसमें थोड़ा मैं लंबा जवाब देना चाहता हूं। जरूर जरूर जरूर, मोस्ट वेलकम। सबसे पहले तो अभय जी इस चीज को हम समझ लें, मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया कि ये जो INDIA की जो बैठक हो रही है, कांग्रेस की सरपरस्ती में हो रही है। जी जी। इसका मेरा मतलब यही था कि जो आंचलिक पार्टियां, रीजनल पार्टी, आप जिसको पारिवारिक कहें, जो भी कह लें, वो थोड़ा पहले ज्यादा उनका मसल मजबूत था, वो है नहीं। तो कांग्रेस, मुझे लगता है कि एकला चलो वाली बात नहीं, पहले अपने आप को मजबूत करो या फिर मजबूत हो जाओ, तब सब आएंगे, और सबको आना ही पड़ेगा, और ना आए तो कोई बात नहीं। ये वाले मुहाने पर हम खड़े हैं। तो आज जितना जरूरत अखिलेश को, कांग्रेस को अखिलेश की है, उतना ही जरूरत दूसरे वाले को भी है। वो पहले वाली बात नहीं रही कि ममता जी का एक TMC वाला फार्मूला लगाए कि भैया बंगाल में तो उधर देखो ही मत, कोई देख नहीं सकता, ममता जी का एक छत्र राज है, तो वो राज तो उलट गया। यही इसी फार्मूले से तो कांग्रेस चाहे जितनी भी कमजोर, अभी भी उनमें बहुत कमियां हैं, इसमें कहीं से दो राय नहीं है, संगठनात्मक और वगैरह वगैरह, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो परजीवी पार्टी थी, वो सबके लिए जो है एक अपरिहार्य, मतलब कहते हैं, जरूरत बनती जा रही है। आप कागज पे ही सही, लेकिन हो तो रही है, ये बात तो है बिल्कुल जी। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने जब भारत जोड़ो यात्रा किया था, तो उसका भी एक बड़ा उद्देश्य यही था कि अपने आप को मजबूत कर लो, है ना। तो भले कोई भी कहेगा परजीवी, कोई भी विपक्षी पार्टी जो अभी सत्ताधारी पार्टी है, और जो कि क्या बोलते हैं उसको, वो प्रोपेगेंडा की मास्टर है, तो वो तो ऐसे ही बातें कहेगी, है ना। क्योंकि मतलब जमीन पर छोड़ दीजिए, जमीन की उतनी बात मैं नहीं कर रहा हूं, इधर तो हाल में जमीन पे भी एक्टिविटी दिख रही है, लेकिन विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मैंने बहुत तरह से जो है चुनौती खड़ी की। अब भले ही उनको अब बदनाम करते रहे, देशद्रोही बताते रहे, लेकिन मतलब वो तो ऐसा ऐसा दावा कर दे रहे हैं जो कि हमें भी यकीन नहीं होता। वो तो कह रहे हैं कि इस इलेक्शन कमीशन से बता रहे हैं लोग कि चुनाव रिग्ड है। ये बड़ा महत्वपूर्ण बयान था, मैं समझता हूँ। तो कांग्रेस जो है उस लिहाज से मजबूत हुई, आपकी बात से मैं सहमत, है ना। और एक बात और भी है, जब मैंने कहा ना कि क्या पता, मैंने कभी कभी क्या होता है राजनीति में, यार बहुत बार होता है, हुआ भी है, कुछ कुछ तो जानकारियां मेरे पास भी है कि जितना लोग कहते थे कि अटल जी और सोनिया जी में संबंध खराब है, उतना तो था नहीं था, ये गलत सोच है। तो क्या पता भाजपा कांग्रेस वालों में भी एक लेवल पर एक समझौता, बड़े दूर की अनंत का समझौता हो कि भैया इनसे छुटकारा पाओ रीजनल कॉकरोच से, और हम लोग आपस में एक दूसरे के सामने लड़ते रहे। नहीं पता, मतलब ये तो मैं ऐसी एक विश्लेषण के तौर पे कह रहा हूं, लेकिन उसके उदाहरण हैं। तो अभी स्थिति ये है कि भारतीय, हम एक बात और आपको बताना चाहता हूं, बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है। एक बड़े नेता ने मुझसे कहा था कि भाई ये कांग्रेस वालों के ये भारत जोड़ो यात्रा की इजाजत कैसे मिल गई पूरे देश में, ये कहा था उन्होंने, ये जब हो रहा था भारत जोड़ो यात्रा।
अभी तो प्रदर्शन दर्शन इसी सब पे दिक्कत है। उस समय इतना बड़ा यात्रा हो गया, इतना सुरक्षा की आवश्यकता थी और सब हो गया, ये होने कैसे दिया गया? तो ये जो आपका बात कह रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी एक नासूर तो अपने सामने नहीं खड़ा कर रही है, और खड़ा करे या न करे, ये नासूर बन गया है, ये बात मुझे दिखती है। नासूर जरा उसका शाब्दिक अर्थ हमारे जैसा मैं बोल रहा हूं उस ढंग से न लिया जाए, लेकिन हाँ वो एक, जब हाँ जब एक, सतीश जी नासूर कह रहे हैं तो उसका सीधा मतलब यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी जो मानती है कि वो तमाम जीतें हासिल कर रही है, दरअसल इन जीतों में ही उसके लिए एक राजनीतिक मुश्किल छिपी हुई है, जो मुश्किल धीरे धीरे करके निकल के आएगी और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पर एक बड़े घाव की तरह भी सामने आ सकती है। सतीश जी के कहने का मतलब ये है। दूसरा एक और हाँ, दूसरा अभय जी ये भी है हाँ कि आज के सत्ता के सेटिंग गेटिंग की राजनीति में, हाँ चाहे यू मतलब आईएनडीआईए हो चाहे एनडीए हो, हाँ ये दोनों में जो पार्टियां हैं कोई विचारधारा के आधार पर तो है नहीं, जी जी सत्ता के सेटिंग गेटिंग के आधार पर है, किसको क्या सुविधा होती है, किसको कहाँ इंटरेस्ट सर्व होता है। तो एनडीए कहे कि एकदम चट्टानी है, तो ये सबसे बड़ी भूल हुई। सही बात है, कुछ भी चट्टानी नहीं है ना, एनडीए चट्टानी है ना यूपीए, कुछ भी चट्टानी नहीं है, सब पिघल सकता है, सब बिखर सकता है। इसलिए मैं पहले बात पे आ जाता हूं यहां पर एक आर्गुमेंट के तौर पर कि भाई एक चट्टान से भी ज्यादा चट्टानी सरकार के सामने अगर आईएनडीआईए के लोग आज मिल रहे हैं, तो इसलिए मैंने उसको धमाका कहा। जी आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एनडीए में तो चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, ये सब कहां थे 2-2.5 साल पहले? थे कहां ये सब? यदि आईएनडीआईए और कांग्रेस से समझौते में थे तो कौन? तो ये वाली दिक्कतें सामने पैदा हो रही हैं और चुनौतियां सरकार के लिए बड़ी और बड़ी। भाई आप ये चीज समझिए ना कि जब ये आज विश्वसनीयता की लड़ाई लड़ रही है मोदी सरकार, इसमें हमको कहने में कोई गुरेज नहीं है। बहुत तरह के आप आम लोगों से सड़क पे बात कीजिए, हो सकता है वो बीजेपी को वोट देता हो, लेकिन इसके बावजूद भी वो प्रश्न खड़े कर देता और मुस्कुरा देता है। मैं सहमत हूं, आपकी बात से सहमत हूं। जी, बीजेपी, मुझे मैं बीजेपी आपको आज बता रहा हूं, मैं देश के एक बड़े अस्पताल, सुनिए ना, देश के बड़े अस्पताल से लौट रहा हूं और देश के बड़े अस्पताल में वहां के कुछ कर्मचारियों से बात हुई, जो उन्होंने कहा वो उसका मैं विचारों का दिक्कत हो रहा वो नहीं, तो उनकी जो भावनाएं हैं, उनकी जो रीडिंग है, उनकी जो समझ है और उनका जो विचार है, या उनका जो है, वो सुन के तो मैं हैरान हूं। अच्छा, अब एक आखिरी सवाल इस चर्चा का, जो विपक्ष की बैठक हो रही है, क्या विपक्ष की बैठक ऐसा कोई प्रस्ताव पास करे? कुछ ना कुछ तो प्रस्ताव, संयुक्त प्रस्ताव वगैरह आएगा उसके अंदर। मैं ये नहीं कह रहा हूं अभी एकता हो जाएगी, कुछ ना कुछ तो आपसी विचार विमर्श होगा, राजनीतिक परिस्थिति का आकलन करेंगे वो लोग, एक दूसरे को बताएंगे, कुछ चीज निकल के भी आएगी प्रस्ताव के तौर पर। तो क्या वो लोग ये जो काकरोच वाला आंदोलन है, इसका समर्थन करते हुए कोई प्रस्ताव पास कर सकते हैं? इसमें मुझे शक है, इसमें मुझे शक है कि वो करेंगे। वो राजनीतिज्ञ हैं, उनको सब मालूम होगा अंदर अंदर कि ये क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। सही बात। मुझे क्या लगता है कि अभी जो 2-3 बातें हो सकती हैं, भले ही इनकी भी एकता वैसे ही है, मिट्टी वाली है, कब फिसल जाए कोई नहीं, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं कि उनके वजूद का भी सवाल है। कुछ एक चीजें मुझे लगता है ये होंगी, जिसमें एक ये है कि हो सकता है कि सरकार के खिलाफ ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए। अभी मानसून का सत्र आने वाला है और मानसून में तो इस बार बारिश कम होने की बात है, लेकिन मानसून सेशन में संसद में मूसलाधार बारिश होगी, समझ रहे हैं ना? तो वो हो सकता है। इनका भी एक नीट एग्जाम के ऊपर, चाहे प्रतियोगी परीक्षाओं के ऊपर एक एक कोई कार्यक्रम हो सकता है, कोई डिमांड हो सकता है। तीसरा, जो आर्थिक हालात हैं, उसको लेकर के भी ये कुछ, अब क्या करते हैं मैं कैसे बताऊं, मैं तो राजनीति के नहीं होने, उनसे पता है। कुछ प्रस्ताव हो, कोई एक्शन हो,
और चौथा कि जब राहुल गांधी ये दावा करते हैं और बार-बार करते हैं, और अब तो ममता जी के भी दावा करने का समय आया हुआ है कि भाई चुनाव आयोग, चुनाव प्रक्रिया, चुनाव में पारदर्शिता वगैरह, चुनाव में गड़बड़ियाँ आदि-आदि को लेकर के। तो और राहुल गांधी के नया दावा तो बड़ी सनसनीखेज है कि भाई इलेक्शन कमीशन वाले बता रहे हैं कि रिग्ड है। तो उसको लेकर हो सकता है कि ये लोग चुनाव जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनके खिलाफ नए सिरे से कोई एक इम्पीचमेंट मोशन लाने का फैसला करें। लेकिन जो लोग ये समझ रहे हैं कि ये टाय-टाय फिश, चाय-पानी हुआ, ये वाला बैठक ये नहीं है, ये बस शुरुआत है और आगे चीज़ें हमको लगता है कि मजबूत। बहुत-बहुत धन्यवाद सतीश जी। ये राजनीतिक परिस्थिति तेजी के साथ बदल रही है। आज शाम तक विपक्ष की मीटिंग का भी नतीजा सामने आ जाएगा, तो हम लोग तुरंत ही उसके बाद जल्दी ही आपके साथ चर्चा करेंगे इस विषय के ऊपर। और कॉकरोचों का देखिए क्या नया वक्तव्य आता है। एक वक्तव्य तो अभिजीत दीपके का आया है, जिसके ऊपर हम लोगों ने मोटे तौर पर चर्चा कर ली है। लेकिन जल्दी ही उनकी तरफ से भी कुछ इस तरह का आएगा, जो दरअसल अभी तक जो नहीं कहा गया है, वो धीरे-धीरे कहा जाएगा और वो स्पष्ट होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।